हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा में स्वागत है। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, और ये यूनिट नंबर 3 है। और आपके यूनिट का नाम है सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड के बारे में, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सेट्रा, और कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे हम लोग। यदि आप लोग कहीं पर भी डिफ़िकल्टी पा रहे हैं, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, यानी मतलब ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चन या फिर कुछ और, तो आप लोग बेझिझक हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो आप कमेंट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ से आप मैसेज डाल सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस यूनिट को। तो पहला टॉपिक हम लोगों का है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस शब्द को आप लोग मेरे हिसाब से क्लास 12th से ही सुनते आ रहे होंगे। 10 में भी सुने होंगे, 12th में भी सुने होंगे। तो इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत से लोग हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड तीनों शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तीनों शब्द में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। जैसे आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान के चलिए ये हमारा माचिस देख पा रहे होंगे आप, ठीक। तो इस माचिस, ये जो माचिस है, ठीक, हम ऐसा एज्यूम कर लें, ठीक, मान लें कि इस जो ये पूरा माचिस है, इसका पूरा वेट किसी एक पॉइंट पे एक्ट करे। मीन्स किसी एक पॉइंट पर इसका पूरा जो वेट है एक्ट करे। जैसे आप लोगों को हम जब फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जैसे ये आपका कोई ब्लॉक हो गया, ठीक। जब इसका हम लोग यह बीडी बनाए थे, तो यह बीडी बनाते वक्त हम लोग क्या दिखाए थे कि पूरा ये जो इसका वेट है किसी एक पॉइंट से एक्ट कर रहा है। तो ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि पूरा मास जो है इस पॉइंट पे आ जाए। ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। ये हम लोगों के मानने बनाने वाली बात है एनालिसिस करने के लिए। तो ये आपकी जो कहानी है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है कि इट इज अ पॉइंट वेयर इंटायर वेट ऑफ बॉडी आर कोई सिस्टम है उसका, ठीक, एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड आप एज्यूम कर लें, उस चीज़ को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। तो डेफिनेशन लिख देते हैं हम आपके लिए, ताकि आप लोग लिख पाए सेमेस्टर एग्जाम में। तो लिख देते हैं ये, इट इज अ पॉइंट वेयर entire weight of body या फिर सिस्टम, SYS सिस्टम, इज टू बी एज्यूम्ड। ऐसा हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं, होता नहीं है। इस बात पे आप लोग गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, देखिए स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो आप लोग उसको अपने हिसाब से सुलझा लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग कुछ मैटर नहीं करता है। इसके बाद देखिए एक और टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है ये, इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज अ पॉइंट वेयर
entire mass, where entire mass of body or system is assumed to be concentrated मीन्स कोई आपकी बॉडी है लाइक दिस, और इसका हम लोग पूरा मास को एज्यूम कर ले रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे पूरा कंसंट्रेट है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल देंगे, ये आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल देंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं कि पूरा मास यहीं पे कंसंट्रेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। यदि हम लोग एज्यूम करके चलें कि पूरा वेट, जो वेट है वो इस पॉइंट पे पूरा जो आपका ये बॉडी है, इंटायर बॉडी, ये बॉडी है, इसका पूरा इंटायर वेट जो है इस पॉइंट पे कंसंट्रेट है, तो इसको हम लोग बोल देंगे वेट। यदि कंसंट्रेट है तो बोल देंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि आप लोग जब 10+2 में थे, मीन्स 12th में थे, तो आप लोग कुछ ऐसा पढ़े थे कि आपका यदि अर्थ सरफेस हो गया, ठीक, यदि आप अर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता है, ग्रेविटी आपकी घटती जाती है, ठीक, ग्रेविटी डाउन होती जाती है। यदि आप सेम अर्थ के नीचे जाएंगे, ये जो आपका अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, यदि आप अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी आपकी ग्रेविटी घटती जाएगी। मीन्स मैक्सिमम ग्रेविटी जो आपकी मिलती है वो इस पॉइंट पे मिलती है, अर्थ के सरफेस पे मिलती है, ये आपका जी मैक्स है। सपोज करिए यदि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इतना बड़ा है, और इसको मान के चलिए ये आपका ग्रेविटी वाला जोन है, ठीक। यहाँ के बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये इसका मान के चलिए मास m है, ठीक, यदि ये ऑब्जेक्ट इधर एंटर कर जाएगा तो इसके पास वेट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी काम करना आपका स्टार्ट कर दी, ठीक। तो यहाँ के बाद आपका mg स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका वेट लगना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप जान रहे हैं कि जब आप अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो आपका ग्रेविटी कम होती जा रही है। तो सपोज करिए कि आपके पास कुछ इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या, होगा ये कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहीं इस बीच में एक्ट करेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG एक्ट करेगा। लेकिन देखिए जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक, सेंटर ऑफ मास हो गया, या फिर हाँ सेंटर ऑफ मास, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ये, ठीक, क्योंकि देखिए मास जो है, ठीक, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो वेट है ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यदि हम आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहें तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका, ये कहीं इधर इसके दोनों के हाफ में, मीन्स यदि इसका पूरा लेंथ L है तो L/2 पे आपका सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, यहाँ पे मान के चलिए ये आपका L/2 है, तो इस पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, ये आपका हो गया COM, सेंटर ऑफ मास। लेकिन ऊपर जब आप जा रहे हैं तो ग्रेविटी आपकी कम होती जा रही है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो यहाँ नहीं, इसके कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी आ गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हुआ क्या, यदि आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, ठीक, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप छोटे लेवल पे देखेंगे, जैसे आपका छोटा सा हो गया तो ये हो गया, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम अक्सर बुक में या फिर टीचर लोग बता देते हैं कि दोनों सेम है, सेम लेके चलो। लेकिन बेसिकली डिफरेंस ये है, यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हों या फिर पढ़ चुके हों तो आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं 10+2 की ही हैं। अब इसके बाद हम लोग अच्छा ये भी हम आपको बता दें कि जो सेंटर ऑफ मास है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है,
ये क्या ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, जैसे हमने बोला कि पूरा मास जो है या फिर वेट है कंसंट्रेट हो किसी एक पॉइंट पे, और हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये इस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर हो, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। जैसे देखिए, यदि ये आपका स्फेयर है, ठीक, तो इसका जो आपका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सीजी जो भी आप बोलें, ये आपका कुछ इस पॉइंट पे होगा। शायद कलर विजुअल नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक। इस वाले पे आपका इसका ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास है। ठीक, लेकिन यदि आपके ऑब्जेक्ट का शेप कुछ ऐसे हो जाए, एल शेप में आ जाए, तो इसका जो सीजी है ये ऑब्जेक्ट के बाहर लगेगा जाने। जैसे ऐसे हम अभी आपको एक क्वेश्चन कराएंगे और वहाँ पे हम सेंट्रॉइड आपका कैलकुलेट करके दिखाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये ऑब्जेक्ट के बाहर चली गई। या फिर आप इसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप रिंग ले लें। जैसे रिंग ये आपकी हो गई, ये कोई रिंग हो गई, ठीक। तो इस रिंग का आप जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो कहीं इस इधर मिड में आएगा, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये खाली है, ठीक। तो ये हो गया ना ऑब्जेक्ट के बाहर, तो इसी की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों हो सकता है, ऑब्जेक्ट के इनसाइड भी, ऑब्जेक्ट के आउटसाइड भी। इनसाइड का यदि आप एग्जांपल लेना चाहें तो स्फीयर ले लें। ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ इस जगह पे आपका काम कर रहा है। और यदि आप आउटसाइड का एग्जांपल लेना चाहें तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपकी रिंग है, और ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। तो अब हम आशा करते हैं कि अब आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है सेंट्रॉइड। तो अगला टॉपिक हम लिख देते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड्स, तो आप शब्द देख करके समझ पा रहे होंगे कि ये एक सेंट्रॉइड की बात नहीं हो रही है, मतलब कई सारे सेंट्रॉइड होंगे एक ही ऑब्जेक्ट में। और बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट में कई सारे सेंट्रॉइड होंगे। देखिए ये क्या होते हैं, ये बेसिकली जो ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के जियोमेट्रिकल सेंटर होते हैं। 1 सेकेंड, जियोमेट्रिकल सेंटर्स होते हैं। तो यदि डिफिनेशन लिखें हम तो ये हो गया आपका दीज आर द जियोमेट्रिकल सेंटर defined for 3D, 2D and 1D ऑब्जेक्ट्स। ओके, और ये जो हैं आपके जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। दीज आर डिपेंड्स अपॉन these are depends upon geometry of object। मतलब ये है कि ये आपका मास और वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स उसके पास क्या मास है, क्या कैसा वेट है, उसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, ये आपका ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की ज्योमेट्री है। 3D के लिए कुछ और होगा, 2D के लिए कुछ और होगा और 1D के लिए कुछ और होगा। तो इनके 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। पहला आपका 3D के लिए, जो 3D के लिए होगा, 3D को स्पेस बोलते हैं।
तो इसमें हम लोग निकालेंगे किसके बिहाफ पे, क्योंकि जियोमेट्री है तो इसमें हम वैल्यूम, ठीक, वैल्यूम के लिए निकालेंगे। और इसको बोलते क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ वैल्यूम। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा वैल्यूम किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हम लोग एज्यूम करेंगे, उस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ वैल्यूम, सेंट्रॉइड ऑफ वैल्यूम। और लिखते हैं शॉर्ट में COV। और अब आ जाते हैं हम लोग 2D। तो 2D को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन। और प्लेन में होता है एरिया है, तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। और इसको बोल देंगे हम लोग COA, ठीक। इसके बाद अपना है 1D, ठीक। 1D का मतलब लाइन, और लाइन में आपका आएगा लेंथ। तो ये है आपका सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ, COL। इसके बाद आपका आ गया 0D। 0D का मतलब हो गया पॉइंट, और आप लोग जो है जानते हैं कि पॉइंट इज नथिंग बट समथिंग। तो पॉइंट के लिए हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड कहाँ है, इसको डिफाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको हम एक डेरिवेशन करा देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है इसको AKTU में पूछ ले ड्राइव करने के लिए। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या। पीछे हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, ठीक। वो भी उस ऑब्जेक्ट के पास वेट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और इसके पास ये आपका कुछ थिकनेस हो गया, इस थिकनेस को हम लोग बोल देते हैं T, ठीक। और ये आपकी प्लेनर बॉडी है। प्लेनर बॉडी का मतलब इसके पास वेट है, मास होगा, एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगी और कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताइए वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज़ को आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा कि जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आगे हम लोग कहानी बढ़ाते हैं, ठीक। तो ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये ऑब्जेक्ट जो होगा सिंपल सी बात है, छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होगा। तो मान के चलिए इसको मान लेते हैं ये कुछ होगा, ठीक। इसके पास भी कुछ अपना वेट होगा, इसके वेट को हम लोग W1 मान लेते हैं, ठीक। और ये आपका हो गया दूसरा कुछ, इसके वेट को W2 मान लेते हैं। ऐसे आपके इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट पार्ट होंगे, जिससे मिल करके ये आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी के लिए। तो उसके लिए हमें रेफरेंस पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। तो ये आपकी हो गई एक्सिस, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस। और ये आपका हो गया जेड एक्सिस। ये पॉइंट O है, ठीक। तो इस एक्सेस से इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी को हम लोग बोल देते हैं x1, और जो इसकी दूरी है W2 की, ठीक, इसके डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं x2, ठीक। और जो x एक्सिस से W1 W2 की जो दूरी है मीन्स y वाली, इसको हम लोग बोल देते हैं y1, ठीक। और इस वाले को बोल देते हैं y2। और हम लोग अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये किसी एक
पॉइंट पर एक्ट करेगी, एक पॉइंट पे ऐसा मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा वेट वहीं पे कंसंट्रेटेड है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ठीक, जहाँ पे पूरा इसका वेट कंसंट्रेट कर रहा है। तो ये आपका हो गया W, ठीक। और इसकी जो डिस्टेंस है y एक्सिस से, ये है x बार, और x एक्सिस से जो है वो है आपकी y बार। यदि हम x बार और y बार कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस बॉडी का सेंट्रॉइड कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, सेंट्रॉइड नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। मतलब x बार और y बार निकल गया तो पता चल जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, किस जगह इसका पूरा मास, किस जगह इसका मास या फिर बोल सकते हैं पूरा वेट कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक। तो ये जो पूरी बॉडी है कई सारे छोटे छोटे वेट से मिलके बनी हुई है, तो इसको लिख लेते हैं W1, W2, W3 डॉट डॉट डॉट, ओके, प्लस WN। पीछे हम आपको पढ़ाए थे बेरिग्नान थ्योरम, यदि आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद हो तो आप लोग एक बार पीछे पलट करके देख लीजिएगा कि क्या थी बेरिग्नान थ्योरम। तो अप्लाई कर देते हैं हम आप बेरिग्नान थ्योरम, अप्लाई बेरिग्नान थ्योरम, बेरिग्नान्स थ्योरम, ठीक। बेरिग्नान्स थ्योरम में क्या था कि जो आपका रिजल्टेंट जितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक, जैसे हम आपको बताए थे, ठीक है, ऐसे ही बता दे रहे हैं, जितना आपके ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक, W1, W2, W3, W4 जो भी हैं, ये लोग जितना मोमेंट मिल करके यदि सबको ऐड करेंगे, जितना देंगे उतना ये आपका मोमेंट पूरा इसका टोटल वेट दे देगा। मतलब यदि एक बाप के 10 बच्चे हैं तो जितने काम एक एक बच्चे मिल करके 10 बच्चे करेंगे उतना काम उसका बाप अकेले कर सकता है। तो सिंपल सी बात यही है कि बेरिग्नान थ्योरम यही बोलता है, मतलब 10 बच्चों के बराबर बाप अकेले काम कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग मोमेंट ले लेते हैं वेट का, ठीक। तो ये आपका हो गया W इंटू एक्स बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, तो ये आपकी हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x बार, और इधर सभी छोटे छोटे पार्ट्स के लिए ले लेते हैं। तो W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 डॉट 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 लेके चले जाइए WN तक इंटू XN। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब यहाँ से हम लोग x बार निकाल लेते हैं। तो x बार क्या हो जाएगा, W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 प्लस डॉट 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 WN इंटू XN डिवाइडेड बाई पूरा ये आपका जो है टोटल वेट। और टोटल वेट को आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ इक्वेशन 1 से ये आपका पूरा इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट 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 WN। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में x dW डिवाइडेड बाई dW। तो ये आपका निकल के आ गया x बार, ठीक। अब सिमिलरली ऐसे ही इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, बेरिग्नान्स थ्योरम को y एक्सिस के लिए लगाएंगे, ठीक। तो आपका निकल के आ जाएगा आपका y बार आपका क्या होगा W1 y1 प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 डॉट 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 WN yn डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट 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 WN। देखिए यदि आप dW को इंटीग्रेट कर डालेंगे तो आपको पूरा वेट मिल जाएगा, ठीक। उसी हिसाब से आप इधर वाले पार्ट को भी, ठीक, y और dW को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आ गया x बार y बार, मीन्स आप निकाल चुके हैं x बार और y बार, मतलब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन पता चल गया, ठीक, कि ये इतने डिस्टेंस पे है। इसी वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट,
तो इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये बेसिक प्रोसीजर है। इसका डेरिवेशन हो सकता है AKTU में पूछ दे, चांस बनता है। यदि डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो न्यूमेरिकल, सिंपल सी बात है, इस पे आएंगे और कई सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो हम लोगों का है, ये टॉपिक आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। रिकॉर्डिंग ऑन है या फिर नहीं ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन है, पता चला ऐसे ही चिल्लाए पड़े हैं भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि दो शब्द है, एक मोमेंट है, दूसरा इनर्शिया है। मोमेंट के बारे में हमने आपको पीछे पढ़ा चुका है यूनिट नंबर 1 में। मोमेंट होता क्या है? मोमेंट बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालते हैं, किसी पॉइंट या फिर किसी एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे सभी जानकारी दी जा चुकी हैं। तो निकालते किसके हैं? अबाउट पॉइंट या फिर अबाउट एक्सिस। दूसरा शब्द है इनर्शिया। ये शब्द शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जहाँ तक हमें याद है, इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व, इनर्शिया देखिए क्या होता है। इनर्शिया का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज। यदि आप, ठीक है, इसका पहले मतलब लिखते हैं हम, फिर बताते हैं आपको बहुत सिंपल भाषा में। रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज। देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। जैसे आप कह सकते हैं, जब छोटा लड़का पढ़ना स्टार्ट करता है, पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो वो पहले स्कूल या फिर कॉलेज, स्कूल में ही, कॉलेज में थोड़े जाएगा स्टार्टिंग में, स्कूल में नहीं जाता है। ठीक, स्कूल में उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब हम उसको स्कूल भेज रहे हैं, उसके अंदर चेंजिंग ला रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। ठीक, और दूसरा आप इसको ले सकते हैं, जब फेयरवेल होता है, ठीक, तो भी चेंज किया जाता है। मतलब आप कॉलेज छोड़ के स्कूल छोड़ के जाते हैं, फिर भी आप चाहते नहीं कि स्कूल छोड़ें। ठीक, तो ये जो आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक, इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग इनर्शिया, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज। मतलब आप चेंज लाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक, जैसे ये है, इसको यदि हम धक्का दे रहे हैं, ठीक, आगे ना जाना चाहे, आगे ना मूव करे, ठीक, इसमें कोई चेंज ना आए, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज, इनर्शिया। अब इसमें मोमेंट ऐड हो गया है, तो मतलब तो कुछ तो और होगा ही। तो मोमेंट तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है। देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक वो जो हम लोग 10+2 में पढ़ते हैं, मतलब इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट में देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको बोलते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MMOI, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, यही बोलते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर बोलते हैं हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, सेकेंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, SMOM। ठीक, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में, 10+2 वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसमें हम लोग जो रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि ये देखिए बेसिकली मास पे है, ठीक, तो जैसे रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक, तो जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये आपका रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द रोटेशनल मोशन, मीन्स आपकी व्हील है, मूव कर रही है, ठीक, तो रोटेशनल मोशन कर रही है,
ऐसे ऐसे घूम रही है, तो उसको घूमने में या फिर जैसे घुमाना स्टार्ट करें तो जो रेजिस्टेंस मिले उसको हम लोग बोल देते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या फिर वो मूव कर रही है, ठीक, 400-500 के आरपीएम से, उसको हम रोकना चाहें, ठीक, उस समय वो जो रेजिस्टेंस दे, ठीक, उसको हम लोग बोल देते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे क्लास 12th में, लेकिन जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ठीक, ये आपका होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि इस चीज़ को आप थोड़ा सा और फील करना चाहें, ठीक, देखिए इसको सेकेंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए फर्स्ट, जब आप जैसे ये आपकी कोई एक बॉडी हो गई, ठीक, और ये आपका कोई एक एक्सेस ले लिया आप, ठीक, और यहाँ से इसके सी जी से इसकी डिस्टेंस x है, तो यदि आप मोमेंट निकालना चाहें, ठीक, तो एक बार जब आप मोमेंट निकालेंगे, ठीक, फर्स्ट एम ओ एम, तो क्या होगा x इंटू डी एम, ठीक, कोई एक पार्ट लिए हम छोटा सा, जब इसका हम दोबारा दूसरे बार इसका यदि हम मोमेंट निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ एम, ठीक, एम ओ एम आई, या फिर सॉरी, सेकेंड मास ऑफ मोमेंट लिए, फर्स्ट मास ऑफ मोमेंट लिए, ये सेकेंड मास ऑफ मोमेंट है, सेकेंड मास ऑफ मोमेंट, मतलब 2 बार मास के अबाउट हम लोग मोमेंट ले चुके हैं। पहला ले लिए तो x इंटू डी एम आ गया, फिर जब दोबारा हम निकालेंगे तो ये आ गया आपका x, ठीक, x ये आपका हो गया। जब एक बार और डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से, ठीक, तो x इंटू एक्स डी एम मीन्स एक्स स्क्वायर डी एम, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग बोल क्या देते हैं, ये आपका जो चीज़ है ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यदि थोड़ा प्रिसाइज वे में बोलें तो ये है आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे ये आपकी कोई भी बॉडी है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। जैसे आप लोग देखे होंगे जो पहले के इंजन्स या फिर मशीनें आती थी, ठीक, या फिर चारा काटने वाली जो मशीन आती है, या फिर कोई भी जो इस तरीके से रोटेशन मोशन कर रहा है, ठीक, रोटेशन मोशन करने से पहले मीन्स अभी उसका मोशन नहीं स्टार्ट हुआ है, उसको आप घुमाना चाह रहे हैं, उसके लिए जो रेजिस्टेंस दे रहा है, या फिर वो घूम रहा है उसको रोकना चाह रहे हैं, उसका जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए आपका जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ये आपका मास के कारण मिल रहा है, उसके वेट के कारण मिल रहा है, तो इस चीज़ को बोल देते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा जो हम लोग जो इंजीनियरिंग में अपने पढ़ते हैं, जो बीटेक में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो आपका पार्ट है दूसरा वाला, बोलते तो हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही, लेकिन ये होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको उसकी तरीके से बोलते हैं सेकेंड एम ओ ए, यस एम ओ ए, ठीक। तो इस चीज़ का भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसका देखिए सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए इसमें एरिया की बात है, ठीक। यदि आप किसी भी बीम में, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग से होंगे, बीम हो गई, बीम में आप बेंडिंग लाना चाहें या फिर टॉर्सन लाना चाहें, ठीक, जैसे ये आपकी कोई बीम है, यदि आप इस पे इधर आपका फिक्स सपोर्ट दे दें, ठीक, और इसको आप इस तरीके से कुछ मोड़ना चाहें या फिर लोड लगा करके इसको बेंड करना चाहें, बेसिकली आप बेंड करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे आप लोड लगा करके इसको बेंड करना चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस आएगा, ठीक, बेंडिंग के लिए रेजिस्टेंस आएगा, या फिर कुछ और टॉर्सन के लिए आप उसको ट्विस्ट करें, ठीक, एरिया के अबाउट ट्विस्ट करें और आपको रेजिस्टेंस मिले, तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। सिंपल सी कहानी यही है। तो यदि इसको आप बोलना चाहें तो क्या है ये है आपका रेजिस्टेंस टुवर्ड्स
रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग, ठीक, और टॉर्सन। अच्छा, आपके सामने मैं एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूँ। जैसे ये आपका ये वाला पार्ट देखिए आप। यदि मैं आपसे ये बोलूँ कि इसको आप तोड़ दीजिए, इस वाले पार्ट को, ठीक, देख लीजिए इसको अच्छे से। यदि मैं आपको बोलूँ कि इसको भैया आप तोड़ दो, तो आप इसको कैसे तोड़ोगे? ठीक, आप इसको पकड़ के ऐसे तोड़ना चाहोगे, मीन्स ऐसे, या फिर इसको ऐसे तोड़ना चाहोगे, जैसे ये आपका कुछ है, ठीक। इसको हम बोल रहे हैं कि आप तोड़ डालिए, ठीक। तो देखिए आप इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला तो आप इधर से आप फोर्स अपना अप्लाई करिए और ये आपका कुछ ऐसे होकर के टूट जाएगा, ठीक, इस पार्ट में होकर टूट जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे पकड़िए, ठीक, और आप यहाँ से मोमेंट फोर्स आप अपना लगाइए और इसको कुछ आप ऐसे बीच में से तोड़ने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे कि ये वाला तोड़ना काफ़ी आसान है, ठीक, इसे तोड़ना काफ़ी कठिन है, ठीक। तो इसी चीज़ की जो सिग्निफिकेंस बताता है, ये आपका बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, मास मोमेंट, सॉरी, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि किस एरिया के थ्रू यदि आप फोर्स लगाएंगे तो आपकी जो बॉडी है जल्दी डिफॉर्म होगी, ठीक, मतलब रेजिस्टेंस कम मिलेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बेसिकली इन सभी चीज़ों का यूज हम लोग करेंगे डिजाइनिंग में, ठीक। डिजाइनिंग में सिविल वाले करेंगे जब आरसीसी पढ़ेंगे या फिर स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब करेंगे, और मैकेनिकल वाले मेरे हिसाब से ये लोग मशीन डिजाइनिंग में पढ़ेंगे। जब थियरी ऑफ मशीन या फिर और भी डिजाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों से मुलाकात होगी। तो आइए अब देर न करते हुए डेरिवेशन कर डालते हैं इसका कि है क्या, ठीक। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। ओके फ्रेंड्स, एक बार चेक कर ले रहे हैं कि आवाज़ जा रही है या फिर नहीं। हेलो, हेलो, ओके, सब कुछ ठीक है। ओके, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे। इसमें हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर चुके हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही थी। तो हम डेरिवेशन वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन हो जाएगा काफ़ी लंबा, ठीक। तो डेरिवेशन इसका हो जाएगा काफ़ी लंबा। डेरिवेशन होगा कैसे? यही होगा जैसे इसमें हमने निकाला, एक बार आप मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक, अबाउट एरिया, फिर दूसरी बार मोमेंट निकाल लेंगे एरिया के अबाउट, तो आपका ये आपका निकल के आ जाएगा सेकेंड मास मोमेंट ऑफ एरिया, सॉरी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकल के आ जाएगा आपका। तो इसी वाले चीज़ को बोल देते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। चलिए हम आपको कर ही देते हैं। जैसे ये आपका कोई एक बॉडी हो गई, ठीक, और ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक। और ये आपका हो गया डी ए, ठीक। और ये आप इसकी लेंथ ले लीजिए यहाँ से x। तो यदि आप जब पहली बार इसका निकालेंगे, फर्स्ट MOA मतलब फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, तो ये हो जाएगा कौन, एक मिनट,
सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए। तो ये आपका निकल के चला आएगा, ये जो आपका, क्योंकि एरिया के लिए हम लोग ले रहे हैं और ये इससे ले रहे हैं, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो ये हो गया आपका डी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, जब सेकेंड आप लेंगे, ठीक, मोमेंट ऑफ एरिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक। यदि आप पूरे होल बॉडी के लिए आप लेना चाहेंगे तो होगा कुछ नहीं, बेसिकली बस आप इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये आपका निकल के आ गया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो हम कुछ शेप्स हैं, ठीक, जिनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे आपका शेप हम ले लेते हैं पहले रेक्टेंगल का, ठीक। ये आपका शेप हो गया रेक्टेंगल, शायद पीछे होगा पूरा, नहीं, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कहानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं है। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखिए ये रेक्टेंगल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इधर से हाफ पे काम कर रही है, मतलब यदि आप इधर वाला डिस्टेंस देखना चाहें तो ये आपका जो डिस्टेंस आएगा ये एक्स वाला आएगा, यदि आप ऐसे इस चीज़ को रेफरेंस ले लें तो, ठीक। इसको वाई एक्सिस मान लें, इसको एक्स एक्सिस मान लें, तो एक्स एक्सिस में ये आपका हाफ पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए ये b/2 है, और वाई एक्सिस में ये भी हाफ पे एक्ट कर रहा है, मतलब b/2 a/2 पे, ठीक। और ये जो है यहाँ वाले से, बेस वाले पार्ट से, ठीक, h/3 पे एक्ट कर रहा है। तो ये सभी इनके हैं। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब आई एक्स एक्स जो है, ठीक, इसके लिए होता है आपका आई एक्स एक्स बी डी क्यूब बाई 12, ठीक। और आई वाई जो इसका होता है ये आपका आता है डी 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 बी क्यूब बाई 12। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये ए है ये बी है, ठीक। तो देखिए हम लोग माने किसको क्या है, ये वाले को, इस वाले को हम लोग बोल दे रहे हैं डी, ठीक। जो ए वाला है इसको, ए को हमने बोल दिया इसमें डी, या फिर कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए हम डी को ए ही लिख देते हैं, ठीक, मिटा करके। तो ये आपका हो गया बी ए क्यूब बाई 12, और ये आपका हो गया ए बी क्यूब बाई 12, ये इसके लिए हो गया। और ये आपका जो है रेक्टेंगल, ठीक। तो रेक्टेंगल के लिए आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से सभी शेप के लिए अलग अलग होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर, क्योंकि ये थ्योरम भी पूछी जा सकती है। देखिए दो थ्योरम होती है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है। तो हम दोनों आप थ्योरमों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। ये देखिए थ्योरम क्या, देखिए पैरेलल है तो मतलब पैरेलल से ही कुछ कहानी होगी। जैसे आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक, और इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ठीक, किस इसका का मतलब किस एक्सिस के अबाउट पता चला है, कहाँ पर पता चला है, ठीक। तो जैसे सपोज करिए ये आपका है, इस पे आपको इसका आई एक्स एक्स पता चल गया, ठीक। और आप इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं इसके अबाउट, ये जो आपकी ए वाली लाइन है, आप चाह रहे हैं कि ये निकल जाए, और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास दी जा चुकी है, और ये डिस्टेंस मान के चलिए आपके पास d1 है, ठीक। और अब आपको निकालना क्या है, ये जो आपकी लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब आई बार ए आपको निकालना है। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती क्या है, कहती कुछ नहीं है,
सिंपल सी कहानी इसकी है, आई ए बार इक्वल टू हो गया जाएगा आपका जो पुराना है, मीन्स ये वाला आई एक्स एक्स प्लस इसके पास कुछ अपना एरिया होगा, इसका एरिया इंटू जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर, मीन्स ए इंटू D1 का स्क्वायर। तो ये आपकी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम लोग करते क्या है, जैसे हमारे पास कोई किसी एक्सिस या फिर किसी के अबाउट हमको पता है, या फिर हमें मान लीजिए हमें ए वाले इस वाले एक्सिस के अबाउट पता है और हमें इसके सेंट्रॉइडल वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसी प्रकार से होती है आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, इसके बाद आपके पास होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए इस थ्योरम में हम लोग करते क्या है, इसका मतलब मेन मोटो या फिर किस लिए ये बनाई गई है। ठीक, जैसे ये आपकी कोई एक बॉडी है। ठीक, इसका आपको आई एक्स एक्स भी पता चल गया, आई वाई वाई भी पता चल गया। ठीक, और अब आपको निकालना है इसका आई जेड जेड, मीन्स एक्स के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रही है ये पता चल गया, वाई के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ये भी पता चल गया। ठीक, और आपको चाहिए अब जेड के अबाउट। ठीक, ये आपकी वाई है, ये आपका एक्स है और ये आपका ले लिया हम जेड। ठीक, आपको आई एक्स एक्स पता है, ठीक, आई वाई वाई पता है। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आई जेड जेड या फिर आई बार जेड बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि जो आई जेड है, ठीक, आई जेड है, ये होगा क्या, आई बार एक्स, एक ही एक्स कर देते हैं। ठीक, ये होगा क्या, जो आई बार एक्स है प्लस आई बार वाई, दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आई एक्स और आई वाई दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक, सेम प्लेन में होने चाहिए। ये आपका इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए जेड एक्सिस है, 3D की कहानी है, आप लोग जेड एक्सिस को समझ जाइए क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे हैं। तो ये आपकी जो है इस थियरम को बोल देते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। ठीक, इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं और इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो लास्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, GYRATIM। ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन कहता क्या है, ये बोलता सिंपली ऐसे है, ये आपकी कोई एक बॉडी हो गई। ठीक, और इस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आई एक्स। ठीक, सपोज के लिए हम लोग रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका एरिया ए है और एरिया को हम लोग मान के चलिए 100 mm स्क्वायर मान ले रहे हैं। ठीक, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स है, इसको हम लोग मान के चलिए 300 mm पावर 4। ठीक, mm पावर 4 इतना मान के चल रहे हैं। ठीक, अब हमें देखिए ये रेडियस ऑफ गायरेशन बोलता क्या है। ठीक, कहता क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। ठीक, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से क्या होता है, यदि हम इसी वाले बॉडी को स्ट्रेच कर दें, ठीक, स्ट्रेच करके एक स्ट्रिप बनाएं लाइक दिस, ऐसे। ठीक, एरिया हम सेम रखें। ठीक, ये आपकी कोई एक स्ट्रिप हो गई, इसका एरिया आपके पास ये 100 mm स्क्वायर है। ठीक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होनी चाहिए, इतना आप डिस्टेंस रख दीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। तो सपोज करिए ये हमने डिस्टेंस
रख लिया, ठीक। और अब और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये k मान लिया, ठीक। मतलब आप किसी एक नॉन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान रहे हैं, उस बॉडी को आप खींच डालिए, ठीक, एक स्ट्रिप में बदल डालिए और उस बॉडी को इतने डिस्टेंस पे रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का चेंज ना हो। मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, ठीक, ये 300 mm रेस्ट टू द पावर 4 से ना तो कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये जो k की डिस्टेंस है इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली है क्या, कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं, ठीक, ये आई एक्स एक्स जो है ये अभी पीछे हमने डिराइव किया, ये एरिया इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक। तो डिस्टेंस इसके बीच की k है। तो अब हम जो k निकालेंगे तो आपका k आ गया क्या, आई एक्स डिवाइडेड बाई ए, और ये आपका चला जाएगा रूट में। तो ये चीज आपकी है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये आप लोग आगे समझ जाएंगे। और ये आपका रिवीजन बैच है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं और इसके बाद इस क्लास को कर देंगे एंड। और ये सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है, इससे ज़्यादा हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए कुछ भी। ये देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक, एल सेक्शन है। और हम आपको बताए थे कि देखिए सेंट्रॉइड जो है सेक्शन ऑब्जेक्ट से बाहर भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है। तो इसमें देखिए होगा क्या, आप लोग खुद ही देख लेंगे क्या होगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो, ठीक। अब हम इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक। तो इसका एरिया हो गया आपका A2 का एरिया क्या हो जाएगा 20 इंटू 120, सॉरी यहाँ से देखिए इसकी डिस्टेंस 20 है तो ये आपका हो जाएगा 100, ठीक। तो ये आपका हो गया 100। तो यदि आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2000, ठीक। सभी जो डायमेंशंस हैं mm में चल रहे हैं तो mm स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार से आप A1 निकाल लीजिए। तो A1 आपके पास हो जाएगा 80 ये और 20 ये, 80 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये हो गया आपका 1600 mm स्क्वायर, ठीक। अब हम आपको पीछे बताए थे कि रेक्टेंगल का जो सी जी होता है वो हाफ पे एक्ट करता है, ठीक। यदि हम इस पॉइंट को रेफरेंस मान लें, आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे तो हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ठीक। यदि इस पॉइंट को हम रेफरेंस मान लें, ठीक, विजिबल ही नहीं है, कलर चेंज करते हैं, विजिबिलिटी दुनिया गई कहाँ यार, ठीक। इसको हम इसी को हम एक्सिस मान के चल रहे हैं, ठीक। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। तो अब हमें निकालने की ज़रूरत क्या है, हम निकालेंगे x1 बार, ठीक, और x2 बार, या फिर सिंपली बार बार हटाइए, x1 x2 निकालिए। x1 क्या है आपकी यहाँ से ये जो आपका 1 है, 1 के लिए कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। x1 देखिए कैलकुलेट कैसे होगी, जब आप y को रेफरेंस मानेंगे, ठीक। तो अब जब y को आप रेफरेंस मान के इधर बढ़ेंगे तो इधर से आपका आएगा, तो ये मान के चलिए इतना है, ठीक। तो इसका जो CG है, ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हाफ पे एक्ट करेगा, तो ये 80 है तो 80/2 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 40, ओके। और यदि आप इसी हिसाब से x2 निकालना चाहें, ठीक, x2, तो आपका ये एरिया 2 थी, ठीक। तो इसका यदि आप x2 निकालें तो ये 20 है, तो ये आपका हो जाएगा 20/2 और ये आपका आ जाएगा 10 mm, ठीक। और इसी हिसाब से आप y1 निकालें और y2 निकालें, तो y1 देखिए क्या है, y1 आपके पास 20 है तो ये आपका हो गया 20/2, तो ये आपका आ गया 10। और जो y2 है यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, ठीक, और ये आपकी डिस्टेंस 100 है, तो ये आपका हो गया 20 + 100/2, मीन्स ये हो गया आपका 70 mm, 70 mm, ठीक, ओके। पेज की कमी है तो हम एडजस्ट करते हैं इसको,
तो आपका जो वाई बार होता है, फार्मूला होता है वाई बार इक्वल टू वाई वन ए वन प्लस वाई टू ए टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू। तो वाई वन आपका निकल चुका है 10 डिवाइडेड बाई ए वन 1600 प्लस वाई टू है आपका 70, ओके, मल्टीप्लाइड बाई ए टू आपका है 2,000 डिवाइडेड बाई 1600 प्लस 2000। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका वाई बार आ जाएगा, वाई बार आपका आ जाएगा 43.33 mm, ठीक। और इसी हिसाब से जब आप लोग एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार के लिए फार्मूला भी सेम वही फार्मूला होगा। फार्मूला ये होगा a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23.33 mm, ठीक। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, इस चीज़ को हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा हम इस सभी चीज़ों को इरेज कर रहे हैं। ठीक, कलर ले लिए हम रेड। देखिए ये x1 23.33 आया है, हमने इसको x एक्सिस माना था, मतलब ये जो 23.33 है, देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, तो मान के चलिए ये आपकी हो गई 23.33। तो यदि आप ऐसे इसको ड्रा करना चाहें तो ये आपकी हो गई जो डिस्टेंस है, ये आपकी 23.33 है। और आप y बार जो है आपका 43.33 आया है, ठीक। तो y की डिस्टेंस आप मेजर करेंगे इस पे, ठीक, इस वाले पे, तो आपका कितना है 43.33। यहाँ तक आपका 20 है, तो कुछ मान के चलिए इधर के आसपास आपका 43 आ गया। तो देखिए इन दोनों का जो है क्रॉस सेक्शन ये है, तो इसका जो सेंट्रॉइड है ये यहाँ पे है, ठीक। और इसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ये है 23.33 और 43.33, तो ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो आगे वीडियो आएगी, यदि आप लोगों की डिमांड नहीं होगी तो आगे मैकेनिक्स की वीडियो नहीं आएगी, ठीक। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक। और सिंपली आप लोग बताइएगा कि सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल से ही आप लोग मैसेज कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880746183। इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।